हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश अड्डा में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिट और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम और हमारा चैनल पूरी तरह से आपके लिए, आपकी यूपी बोर्ड की इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है। तो आप लोग यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीडियो की या चैनल की लिंक शेयर किया करिए, ठीक है मित्रों। यहाँ पर 9th 10th 11th 12th का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विथ ग्रामर का भी कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है प्यारे छात्रों। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 12 क्लास 12th के फर्स्ट सेक्शन प्रोज से फर्स्ट चैप्टर गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर है समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखा है, अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट मतलब एक लड़की एक टोकरी के साथ। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, एक लड़की एक टोकरी के साथ, ठीक है प्यारे छात्रों। फिर क्या है, ये क्लास 12th फर्स्ट प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके जो आपको नेसेसरी होता है, एग्ज़ाम्स में आता है आपका जैसे पैसेज दे दिया जाता है तो उसमें से आपको चैप्टर का नाम देना होता है कि यह पैसेज किस चैप्टर से है, और क्या कहते हैं चैप्टर के लेखक का नाम भी आपको देना रहता है। तो आप लोग पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा आपके कि यह किस चैप्टर का पैसेज है। तभी आपको जब केयरफुली पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और लेखक के नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं, हमारे ऑथर हैं, वो थे विलियम सी डगलस, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे? विलियम सी डगलस। तो देखते हैं इनके बारे में। अबाउट द ऑथर मतलब राइटर या लेखक के बारे में। विलियम सी डगलस अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मतलब यह उच्च न्यायालय के जज मतलब निर्णायक थे। ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मतलब ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय थी वहाँ पर ये जज थे। विजिटेड इंडिया इन 1950 और वह भारत घूमने आए थे 1950 में, ठीक है। वह भारत यात्रा पर भ्रमण करने के लिए 1950 में आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली। अपने यात्रा के दौरान उन्होंने न्यू दिल्ली से रानीखेत के लिए यात्रा शुरू की। हिल स्टेशन इन द हिमालयाज और तो जो हिल स्टेशन मिल तो वही यात्रा के दौरान इनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई, क्या क्या इन्होंने देखा, क्या क्या अच्छाई क्या क्या बुराई, वही सब इस चैप्टर में इन्होंने पिरोया है, ठीक है। वही सब इन्होंने इस चैप्टर में इम्प्लीमेंट किया है, वही सब बताया इन्होंने, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं क्या इन्होंने कहा है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, लेसन के बारे में देख लेते हैं कि इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है चैप्टर का, लेसन का। तो अबाउट द लेसन मतलब चैप्टर के बारे में। अ गर्ल विद अ बास्केट एक टोकरी के साथ एक लड़की हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस मतलब ए गर्ल विद अ बास्केट जो चैप्टर है हैज़ बीन रिटन वह लिखा गया है बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस जी के द्वारा। हु केम टू इंडिया जो इंडिया आए थे, भारत आए थे। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950 मतलब जबकि देश का आंतरिक विभाजन हुआ था, जबकि देश का विभाजन हुआ था 1950 मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का 1950 में विभाजन हुआ था, उसी दौरान यह भारत यात्रा पर आए थे विलियम सी डगलस जी। एट दैट टाइम उस दौरान इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज मतलब वो उस दौरान इंडिया जो मतलब भारत था वह शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फाइनेटिज्म हु वर ड्राइवन अवे मतलब जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था या जिन्हें भगा दिया गया था, जिनका अधिकार छीन लिया गया था। बाय द कम्युनल मतलब कि किसी विशेष फैनेटिज्म मतलब किसी विशेष धर्म की कट्टरवादिता से। ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में
जो धर्मनिरपेक्षता थी वह उसी के कट्टरवादिता से उन्हें भगा दिया गया था, उनके अधिकारों का हनन कर दिया गया था। तो ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस, उसी सब का इनको एक यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे, जब रेलवे से यात्रा कर रेलवे स्टेशन पर ये यात्रा कर रहे थे। मैनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस, मतलब कि वही बता रहे हैं कि जब वह स्टेशन पर रुके उसी यात्रा के दौरान अपनी, तो स्टेशन पर उनको जो रिफ्यूजीज के बच्चे थे, रिफ्यूजी शरणार्थियों के बच्चे जो थे, वह अपनी कई सारी वस्तुएं बेच रहे थे, लाइक बास्केट एंड फैंस, मतलब कि छोटी छोटी टोकरियाँ या छोटे छोटे पंखे हाथ के बनाए हुए। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह यह सब देखकर आकर्षित हुए। विथ अ लिटल गर्ल, एक छोटी लड़की से ऑफ 9 ईयर्स, जो 9 साल की थी। दिस एसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, मतलब यह जब वह विलियम सी डगलस जी आए थे यात्रा के दौरान, तो उसी का वह जो कृत्य हुआ था उनके साथ, जो घटना घटी थी, जो अच्छाई बुराई उन्होंने देखी थी, वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं इस चैप्टर में। ठीक है प्यारे छात्रों, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो पहला पैरा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मतलब यह प्रस्तुत किए हैं विलियम सी डगलस जी लिखे हैं। तो यह अपने लिए कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मतलब मैंने न्यू दिल्ली छोड़ी, फॉर द हिमालयाज मतलब नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकले, मतलब न्यू दिल्ली छोड़ दिए, फॉर द हिमालयाज मतलब नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकले। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली जा रहा था। बाई ट्रेन से, रेलगाड़ी से वह बरेली जा रहे थे। देन तब बाई अ कार टू रानीखेत, और बरेली पहुंचने के बाद रानीखेत के लिए वह कार से निकले। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो पुरानी ब्रिटिश आर्मी थी, जो अंग्रेज़ों की आर्मी थी पहले जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, तो वही कह रहे हैं कि ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशंस, जो आर्मी के स्टेशंस थे, लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिड्ज। उनके कहने का यह मतलब है कि रानीखेत से जब वह कार से जा रहे थे रानीखेत के लिए, तब उनको ब्रिटिश आर्मी का एक स्टेशन दिखा जो स्थित था ऑन अ 6, जो कि स्थित था 6,000 फीट ऊंचाई पर, 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड, रिड्ज का मतलब होता है ऊंचाई, अपोजिट अ 120 मील स्ट्रेच, अपोजिट का मतलब होता है के सामने या के पीछे, तो जो कि स्थित था 120 माइल मतलब 120 मील। स्ट्रेच का मतलब होता है विस्तार में, 120 मील के विस्तार में के फैलाव में स्थित था। ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो कि स्नो कैप्ड मतलब बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय था, उसी बर्फ़ से ढके हुए हिमालय पर 120 मील की दूरी में फैला हुआ एक ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन उन्हें दिखा उस यात्रा के दौरान। द ट्रेन वाज स्लो, फिर आगे इन्होंने कहा द ट्रेन वाज स्लो, जो जिस ट्रेन से जा रहे थे वह धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, रास्ते में जितने स्टेशंस, जितने ठहराव पड़ते थे, हर जगह यह ट्रेन रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप मतलब हर एक ठहराव पर। आई स्वंग ओपन द डोर, स्वंग मतलब होता है वह धक्का देते थे या वह खोलते थे, तो आई स्वंग ओपन द डोर मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोला ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसे कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, तो उनके कहने का मतलब जिस डिब्बे में वह बैठे थे ट्रेन के, उस डिब्बे का जब स्टेशन पर पहुँचते, ट्रेन रुकती, तो वह उसका दरवाज़ा खोल देते। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतर कर चलते थे, क्योंकि वह विजिट करने आए थे, यात्रा करने आए थे, इंडिया को घूमने आए थे, देखने आए थे। जैसे हम लोग विजिट करने जाते हैं, अपने इंडिया से भी कई लोग जाते हैं अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वैसे यह आए थे अपने इंडिया में विजिट करने, घूमने आए थे, यहाँ की अच्छाइयों को देखने, यहाँ की नेचुरल ब्यूटीज़ को देखने आए थे ये। तो वही जब स्टेशन पर रुकती ट्रेन, तो यह उतर करके देखते थे, प्लेटफॉर्म पर टहलते थे। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफार्म था वह
लोगों से पूरी तरह से ढका हुआ था या लोगों से भरा हुआ था। तो पीपल सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर हर तरह के लोग हुआ करते थे। उसमें से सिख्स थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स मतलब सैनिक भी थे, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी भी थे, प्रीस्ट मतलब होता है कोई किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति या पुरोहित। पोर्टर्स का मतलब होता है कुली, वहाँ पर कुली भी थे। बेगर्स मतलब भिखारी, हाकर्स मतलब फेरी वाले लोग भी वह प्लेटफार्म पर पूरे खचाखच भरे हुए थे। मतलब प्लेटफॉर्म जो था वह पूरा इन लोगों से भरा हुआ था खचाखच। कौन कौन थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। आप लोग प्यारे छात्रों इन वर्ड्स को देखते चलिए, मैं एक एक वर्ड्स को आपको क्लियर करते चलूँगा। अगर आपको इनकी मीनिंग्स नहीं आती हैं तो आप लोग इनको वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड्स की आप लोग वर्ड मीनिंग लिखते चलिए और आप लोग इनको रिकॉल करते रहेंगे बार बार, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर सिख थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सैनिक और व्यापारी और धार्मिक व्यक्ति और कुली और भिखारी और जो वेंडर हाकर होते हैं, मतलब फेरी वाले लोग होते हैं। आप लोग प्लेटफॉर्म पे कभी विजिट किए हों, गए हों कहीं स्टेशन पे, तो आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पर कई तरह के फेरी वाले लोग होते हैं जो बेचने का काम करते हैं सामान इधर उधर टहल टहल के। तो इन्हीं सब लोगों से वह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट, वहाँ पर जो लोग थे ऑलमोस्ट मतलब लगभग वाज बेयर फुट मतलब नंगे पाँव थे, बिना चप्पल जूते के थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, एंड ड्रेस्ड मतलब और जो कपड़ा पहने थे लूज वाइट गारमेंट्स मतलब ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, क्योंकि वह अमेरिकी व्यक्ति थे तो उनको हिंदी तो आती नहीं थी। तो वह जब किसी 3 व्यक्ति से बात करते थे, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पर्सन, जब वह किसी कम से कम 3 व्यक्ति से बात करते थे तब उनको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो कि इंग्लिश में बात कर सकता था। उनके कहने का ये मतलब है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स और वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, तब वह उनसे, जो व्यक्ति उनको मिलता था इंग्लिश में बात करने वाला, वह उनसे बात करते थे। वर्ड्स अफेयर मतलब, वर्ड मतलब होता है विश्व, अफेयर मतलब होता है विश्व का जो ढांचा तंत्र होता है वही होता है अफेयर, विश्व की जो घटना होती है। तो वह जो व्यक्ति उनको मिलता था उससे विश्व की घटना के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और जो बड़ा टॉपिक होता था उस टॉपिक पे वह बात करते थे उस व्यक्ति से। द न्यूज ऑफ द डे, और जो उस दिन की खबर होती थी, मेन टॉपिक होता था उस दिन की खबर जो होती थी मेन, उस पर भी वह चर्चा करते थे। जो उस दिन की खबर प्रकाशित हुई रहती थी, प्रोड्यूस्ड मतलब प्रकाशित होना, तो जो उस दिन की खबर भी प्रकाशित होती थी उस टॉपिक पर भी वह चर्चा किया करते थे जो व्यक्ति उनको इंग्लिश वाला मिलता था। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील, इस तरह आई वॉज ट्राइंग मतलब वह कोशिश कर रहे थे। आई वॉज ट्राइंग टू गेट मतलब पाना, फील मतलब अनुभव, वह यह अनुभव पाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स ऑफ द नेशन कहने का मतलब यहाँ पर है आपका भावना, वह राष्ट्र की भावना को, पल्स का मतलब दाल भी होता है लेकिन दाल से मतलब तो यहाँ होगा नहीं, दाल का मतलब जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी दाल रोटी, तो दाल रोटी का मतलब सिर्फ दाल रोटी ही तो होता नहीं है, उसका मतलब होता है खाद्य पदार्थ या खाना पीना होता है ना। तो वैसे यहाँ पर पल्स कहने का मतलब है भावना। पल्स ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की भावना से वह जुड़ने की कोशिश किया करते थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और वह यह देखने की कोशिश किया करते थे, ओपिनियन अगेंस्ट मतलब कि लोगों का ऑफिशियल एटीट्यूड, मतलब कि ऑफिशियल एटीट्यूड क्या है, लोगों का जो वह जिनसे मिलते थे वह उन लोगों से ऑफिशियल एटीट्यूड के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स,
अगेंस्ट उन ऑफिशियल एटीट्यूड के खिलाफ या ऑफिशियल एटीट्यूड के बारे में उनका खुद का ओपिनियन या उनकी खुद की राय क्या है। एंड रिपोर्ट्स, और उनकी रिपोर्ट्स जानने की वह कोशिश किया करते थे विलियम सी डगलस जी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट मतलब रास्ता, ले मतलब होता है पड़ा हुआ, थ्रू मतलब में से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, एरिया मतलब क्षेत्र होता है, एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषक। द रूट मतलब वह जिस रास्ते से जा रहे थे वह इंडिया के, वह भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा। यह जो स्थल था या जो भूभाग था वह गंगा का ऊपरी हिस्सा था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि समुद्री एरिया से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधी था। उष्णकटिबंधी था, उष्णकटिबंधी कहने का मतलब होता है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है। जैसा कि आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो बलुई क्षेत्र होते हैं वह उष्णकटिबंधीय होते हैं, वहाँ पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो बलुई क्षेत्र होता है, बालू या रेत ही तो होती है, वहाँ पे बालू ही तो होती है, तो जब धूप होती है थोड़ी सी भी तो रेत बहुत तेज़ गर्म होती है। जब गर्म होती है तो वहाँ के वातावरण को पूरी तरह से गर्म कर देती है। और जैसे जैसे शाम होती है तो रेत जितनी तेज़ से गर्म होती है उतनी तेज़ से ही ठंड भी होती है। तो जैसे जैसे शाम होती है वह उतनी तेज़ से ठंड होती है, तो माहौल वहाँ का ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, द गंगा। तो आगे क्या है, द गंगा पिछले पेज में आपने देखा था। फिर आगे है, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है रेत या बालू। तो जो गंगा थी वह वाज ब्राउन मतलब वह भूरे कलर की बालू थी, वह वहाँ की भूरे कलर की रेत थी। सोलन विथ फ्लड वाटर्स, सोलन मतलब बह रही थी, उफान आ रहा था। सोलन का मतलब होता है उफान आना, मतलब गंगा जो थी वह भूरे रेत वाली गंगा जी थी और गंगा में उफान आ रहा था पूरी तरह से। उफान विथ फ्लड वाटर्स मतलब बाढ़ के पानी से, बाढ़ की वजह से गंगा जी जो थी पूरी तरह से गंगा जी में उफान आ रहा था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग, इट्स ओवरफ्लो मतलब जो उनका तट होता है, जो गंगा जी का बहने का क्षेत्र होता है, उस अपने क्षेत्र से, अपने स्थल से ऊपर बह रही थी गंगा। इनंडेटिंग कहने का मतलब होता है ढकना। यह जो ऊपरी तट था इतना तेज़ ओवरफ्लो था, इतनी तेज़ से बाढ़ थी कि ऊपरी तट भी जो था वह पूरी तरह से ढक गया था गंगा जी के पानी से। थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस, इनंडेटिंग मतलब कि इतना तेज़ उफान था कि थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस मतलब 1000 एकड़्स मतलब हज़ारों एकड़ ऑफ राइस, जो हज़ारों एकड़ धान की खेती थी, गंगा जी के अगल बगल जो धान की खेती हुई रहती थी वह हज़ारों एकड़ ढक गई थी, इतनी तेज़ से बाढ़ थी गंगा में। फिर उसके आगे क्या है, टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट। तो टू द नॉर्थ वर का मतलब, नॉर्थ वर का मतलब है दक्षिणी इलाके में, सॉरी नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी इलाके में। तो टू द नॉर्थ वर जंगल्स मतलब जो उत्तरी इलाके में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंस मतलब वह बहुत बड़े दायरे में थे, बहुत बड़े फैलाव में थे। एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव ऑफ ग्रास, वह घास का बहुत बड़ा फैलाव था उस जंगल में। हायर दैन मैन सेड मतलब जितना ऊंचा व्यक्ति होता है, व्यक्ति का सर होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी वहाँ पर घासें थीं। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प। एंड अनब्रोकन मतलब, ब्रोकन मतलब होता है टूटने योग्य, तो अनब्रोकन मतलब
जो टूटी नहीं थी। अनब्रोकन एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा जो बड़ी बड़ी घासें थी उसके अलावा, अनब्रोकन मतलब बिना टूटे हुए, एक एन अकेजनल क्लम्प कहने का मतलब होता है झुंड। एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज द होम ऑफ टाइगर्स। जो इसके अलावा वहाँ पर यदा कदा, अकेजनल मतलब होता है कहीं कहीं पर, क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब क्लम्प का मतलब होता है झुंड या समूह। तो क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब जो पेड़ों का झुंड था, पेड़ों का जो समूह था, वह कहीं कहीं पर, घासों के अलावा कहीं कहीं पर पेड़ों का समूह भी था। तो द होम ऑफ टाइगर्स जिसमें टाइगर्स मतलब चीते रहा करते थे। एलिफेंट्स जिसमें हाथियां भी रहा करती थी। पाइथन्स मतलब अजगर भी रहा करते थे। एंड कोबराज और कोबरा भी रहा करते थे, जहरीले सांप भी रहा करते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजॉन। एवरीवेयर एल्स इसके अलावा वहाँ पर हर जगह, देयर वाज अ फ्लैट मतलब हर जगह स्थलीय स्थान था, लैंड स्थलीय स्थान था, काफ़ी दूर तक। रनिंग टू द हॉरिजॉन वह दूर तक दिखता था। हॉरिजॉन मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज कहने का मतलब यह होता है, क्षितिज कहने का मतलब इतना दूर तक जब आपकी निगाह जाए, जब आप कहीं एकांतवास में चले जाएं, जब कहीं एकांत जगह आप खड़े होकर जाएं, पहाड़ी साइड, तो जहाँ पर दूर दूर तक कोई घर पेड़ पौधा नहीं दिखता है, सीधा सिर्फ समतल स्थान ही दिखता है, तो वहाँ जब आप दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर जाके धरती और आसमान एक हो गया है। तो हॉरिजॉन कहने का मतलब वही होता है। क्षितिज मतलब ऐसा दिखता था जैसे कि काफ़ी दूर तक, जैसे कि धरती और आसमान एक हो गए हैं। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यदा कदा या यहाँ वहाँ, बाय द सेक्रेड बनियान, यहाँ वहाँ, बाय द सेक्रेड मतलब पवित्र, बनियान मतलब होता है बरगद, ट्री, पवित्र बनियान बरगद के पेड़, आर बाय रोज ऑफ पाकर या पाकर ट्रीज। बाय रोज का मतलब होता है लाइन, पंक्ति। यदा कदा कहीं कहीं पर बरगद के पेड़ थे, या पवित्र बरगद के पेड़ थे, या रोज ऑफ पाकर ट्रीज या पाकड़ का पेड़ था, पाकड़ के पेड़ की पंक्तियाँ थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड। जो शेप्ड जिनका आकार था, ज़्यादा कदा जो बरगद का पेड़ था और पाकड़ का पेड़ था, पंक्तियाँ थीं, वह ऐसा लग रहा था जैसे एल्म का एक पेड़ होता है, एल्म ऐसा लग रहा था जैसे कि एल्म के पेड़ हों। एंड हैविंग थिक और मोटे ट्विस्टेड ट्रंक्स और मोटे घुमावदार मुड़े हुए उनकी तनाएँ थीं। क्या है? मोटे घुमावदार उनकी मुड़ी हुई तनाएँ थी। किसकी? बरगद की और पाकड़ के पेड़ की जो थी वह उनकी तनाएँ जो थी मोटी और घुमावदार थी, मुड़ी हुई थी। फिर है हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मतलब होता है गर्म, ह्यूमिड का मतलब होता है नम या ठंडी। तो हॉट मतलब गर्म और नम हवा जो थी वह चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम। तो जो दक्षिण पश्चिम था, दक्षिण पश्चिमी इलाका जो था, एरिया था, उधर से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। मतलब कि बंदर थे कुछ, सम ऑफ देम मदर्स और उनकी कुछ बंदर थे और उनकी बंदरिया माताएँ थीं। माता मतलब बंदरिया उनकी माँ थी। विथ बेबीज अपने कुछ बंदर और कुछ बंदरिया विथ बेबीज अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग मतलब कि आवाज़ कर रही थी। क्लिंगिंग कहने का मतलब होता है आवाज़ कर रही थी। क्या है? मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज मतलब कुछ बंदर और कुछ बंदरिया विथ देयर बेबीज उनके बच्चों के साथ। क्लिंगिंग मतलब खेल रही थी, एक दूसरे को पकड़ रही थी। ऑफ देम एंड राइडिंग और बंदरियाँ जो थीं
वह अंडरनीथ मतलब अपने नीचे अपने बच्चों को लिए हुए इधर उधर टहल रही थी या खेल रही थी एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर। स्वंग ऑफ और इधर उधर कूद फांद रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन और पेड़ से नीचे स्टेशन पर उतर रही थी, कूद फांद रही थी, खेल रहे थे वे लोग, बंदर और बंदरिया अपने बच्चों के साथ। लुकिंग फॉर फूड और अपने खाद्य पदार्थ अपने भोजन की तलाश कर रहे थे। अपने भोजन की तलाश कर रहे थे कौन? बंदर और बंदरिया लोग। फिर आगे क्या है? द विलेज वी पास्ड जो गांव वह गांव जहां से वह गुजरे हैड वॉल्स मेड ऑफ मड वहाँ की जो दीवारें थी, वहाँ की जो घर, वहाँ पे जो घर बना था जिस गांव से वह गुजरे थे, उनकी जो दीवारें थी मेड ऑफ मड मतलब होता है कीचड़ या मिट्टी, वह बनी हुई थी किसकी? मिट्टी मिक्सड विथ वाटर, मिट्टी में पानी मिलाकर, एंड कावडंग का मतलब होता है गोबर, मिट्टी पानी और गाय के गोबर से मिलकर घरों के दीवारें बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स, देयर पीक्ड मतलब उन घरों की, पीक मतलब होता है ऊंचाई, रूफ मतलब होता है छत, तो उनके छत का ऊपरी हिस्सा जो था वर थैच्ड, थैच का मतलब होता है छाया हुआ होना। अब आप लोग थोड़ा समझिए कि यह गांव में पहले हुआ करता था कच्चा घर, आप लोग शायद जानते हो कि कच्चा घर बना हुआ होता था छप्पर टाइप में, तो उसकी जो दीवारें होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी, और उसका जो छत होता था, छत या ऊपरी हिस्सा जिसको आप कहते हैं, जिससे वह घर छाया जाता था, वह बांस बल्ली या इधर उधर लकड़ी वकड़ी छप्पर ऊपर डाल के अपना ऐसे वैसे लोग रहा करते थे, उस घर का यही कंडीशन होती थी। तो वही इसमें कहा जा रहा है देयर पीक्ड रूफ्स मतलब जो उनका छत, उन घरों का छत का ऊपरी हिस्सा जो था वर थैच्ड मतलब छाया गया था, बंडल्स ऑफ ग्रास मतलब कि घास के गट्ठरों से छाया हुआ था, टाइड टू बम्बू पोल्स मतलब कि बांस के पोल से बंधा हुआ था, टाई मतलब होता है बंधा हुआ होना, बम्बू पोल्स मतलब बांस के पोल से बंधा हुआ था। स्ट्रेच एक्रॉस, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ था, एक्रॉस द रेफ्टर्स और जो बल्लियाँ, रेफ्टर्स का मतलब होता है बल्ली होना, बल्ली का मतलब जो बांस से मोटा होता है, किसी भी पेड़ का बांस से मोटा होता है और लंबे लंबे होते हैं, उसी को बल्ली कहते हैं हम लोग। तो बल्ली जो होती थी, जैसे मान लीजिए बल्ली ऐसे ऐसे बिछी है, ऐसे ऐसे बल्ली हो गई, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लंबे लंबे बांस डले होते थे। यही कहने का मतलब है कि जो बल्ली थी ऐसे ऐसे पड़ी थी, उसी के ऊपर ऐसे ऐसे बांस पड़े हुए थे और उसी पे घास फूस डाल करके उनका छत बना हुआ था, छत छाया हुआ था। यही कहने का मतलब है। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स और उस दिन, पम्पकिन का मतलब कद्दू, वाइन्स का मतलब होता है लताएं, उस दिन उन्होंने देखा कि कद्दू की लताएं जो थीं दैट ग्रीव वह उगी थीं, ओवर देम उन्हीं दीवालों के ऊपर उगी हुई थी कद्दू की लताएं, वर इन ब्लूम जिनमें फूल खिले थे, ब्लूम मतलब कली लगना, तो उनमें फूल खिले थे या कली लगे थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स जो कि उन मिट्टी की या उन मटमैले कलर की या मिट्टी की दीवालों पर स्ट्रीक्स मतलब कि धारी बना रही थी पीले कलर की, उनमें जो फूल खिले थे वह धारी बना रही थी पीले कलर की। एट वन स्टेशन, यहाँ तक हो गया, वाल्स उन दीवालों, मिट्टी की दीवालों पर धारी बना रही थी पीले कलर के फूलों से, जो कद्दू की लताएं थीं वही। फिर उसके बाद आगे है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग उनके जो बात करने का तरीका था या बात करने का जो सिलसिला चल रहा था, टॉकिंग विद द पीपल लोगों से बात करने का सिलसिला जो चल रहा था, वह वाज इंटरप्टेड वह रुक गया। इंटरप्टेड कहने का मतलब होता है रुक गया। फिर आगे है एज सून एज आई, क्या है एज सून एज आई एलाइटेड वह जैसे एक स्टेशन पर उतरे, एलाइटेड मतलब उतरे या पहुँचे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी वह कह रहे हैं कि जैसे ही वह कि एक स्टेशन पर उतरे, उनके बात करने का जो सिलसिला था लोगों से वह थम गया, और वह जैसे ही स्टेशन पर उतरे, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का समूह
गैदर्ड अराउंड मी, उनके चारों ओर एकत्रित हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, जो कि बच्चे जो थे वह बास्केट्स मतलब टोकरियाँ बेच रहे थे। एंड वोवेन, बास्केट हैंड वोवेन, वो का मतलब होता है बिना हुआ होना या बना हुआ होना। हैंड वोवेन मतलब हाथ से बनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिज़ाइन, और टोकरियाँ जो बनी हुई थी विथ सिंपल डिज़ाइन मतलब साधारण डिज़ाइन में, एंड पैटर्न्स, और स्वरूप उनका जो था वह साधारण था। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वह जो बच्चे जो थे जो स्टेशन पर उनको छेक लिए थे चारों तरफ से, वह अपनी टोकरियाँ उठा, अपने हाथ में टोकरियाँ या जो आर्टिकल्स वो जो लिए थे वो लोग टोकरी, वह अपना हाथ उठा के दिखा रहे थे उनको। बास्केट हाई मतलब हाँ, तो अपने हाथ को उठाकर टोकरी को ऊपर कर रहे थे। शाउटिंग वर्ड्स, और तेज़ तेज़ चिल्ला रहे थे मतलब कि हाँ टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, यही सब चिल्ला रहे होंगे वो लोग। आई डिड नॉट नो, उन्हें पता नहीं था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, उनको पता नहीं था वह बच्चे जो थे वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह अंग्रेजी जानते थे, हिंदी तो जानते नहीं थे, और बच्चे तो हिंदी में ही बोल रहे होंगे। तो उनको क्योंकि हिंदी तो पता नहीं थी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे कह क्या रहे हैं, लेकिन उनके कहने का जो आशय था वह अच्छे से समझ पा रहे थे। ठीक है, इसमें राइटर के कहने का मतलब यही है कि उनकी इच्छाएँ क्या थी यह वह समझ पा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यह जो बच्चे थे, यह रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बताया था ना हमने कि शुरुआत में कि जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तभी की यह कहानी है। तो व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था, वाज डिक्रीड, विभाजन की घोषणा हुई थी। डिक्रीड मतलब घोषणा होना, डिक्रीड घोषणा हुई थी तभी की यह कहानी है। शरणार्थी स्टेशन पर इधर उधर लोग रहने पर मजबूर थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है कि कहीं दूसरी स्थान से आकर रहना, यही लोग रिफ्यूजी होते हैं। जिनका कोई एक अस्थाई ठिकाना न हो वही लोग रिफ्यूजी कहे जाते हैं। तो वह लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब उधर से काफ़ी लोग आए थे इधर उधर, उनको रहने का कोई अस्थाई ठिकाना तो था नहीं, तो इधर उधर जहाँ पाए लोग रहने लगे, तो स्टेशन पे लोग रह रहे थे, वही कहा जा रहा है इसमें। 100 of thousands of people pulled up their roots and changed their residence। hundreds of thousands मतलब करीब 100 हज़ारों मतलब लाखों लोग, ऑफ पीपल पुल्ड ऑफ देयर रूट्स, पुल्ड ऑफ देयर रूट्स मतलब कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना का मतलब करीब लाखों लोग ऐसे थे जिनका कि सब कुछ छिन गया था। सब कुछ छिन गया था मतलब कि उनका जो था वह घर से बेघर हो गए थे। जड़ से उखाड़ कर फेंक देना का मतलब, कहने का मतलब वह घर से बेघर हो गए थे। एंड चेंज देयर, और उनका चेंज देयर रेजिडेंस मतलब होता है निवास स्थान, और उनका निवास स्थान जो था वह बदल गया था। 9 मिलियन पीपल का मतलब होता है 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोग जो है वह पाकिस्तान को छोड़ चुके थे, एंड केम टू इंडिया और भारत आए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, तो ड्राइवन बाय मतलब छीने हुए या डराए हुए, फियर ऑफ मतलब अपने, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरवादिता। तो उनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान में रहने पर उनका जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह कट्टरवादिता के कारण छीन ली जाएगी। ड्राइवन बाय मतलब होता है छीन लेना। तो इस डर से वह लोग वहाँ से पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले आए थे। 90 लाख लोग, वही कहा जा रहा है इसमें। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, और वह शुरुआत में काफ़ी गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रिक, और वह शुरुआत में तो गरीब थे ही जब वहाँ से आए तो, और जितना ही उनकी यात्रा जो थी कोई अस्थाई ठिकाना तो था नहीं, तो इधर उधर भटक रहे थे, तो जितनी ही यात्रा उनकी लंबी होती, देयर लॉन्ग ट्रिक मतलब होता है यात्रा,
तो जितनी ही उनकी यात्रा लंबी होती, फॉर ऑल दे कुड कैरी, और सब कुछ वह लेकर चलते थे, जितना कुछ उनके पास होता था वह सब लेकर चलते थे। कैरी मतलब लेकर चलना, लेकर चल सकते थे। वाज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, जितना कुछ वह लेकर चले थे वहाँ से, वाज अ बिट ऑफ फूड, अ बिट ऑफ मतलब थोड़ा सा, फूड मतलब होता है खाद्य पदार्थ, खाना या खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री से रिलेटेड। तो जितना वह लोग लेकर चल सकते थे थोड़ा सा उसमें से था खाद्य सामग्री, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी सी और कुछ ज़रूरत के सामान भी थे उसमें से। ठीक है, तो एंड बिलोंगिंग्स, उसके बाद है सून दे, क्या है प्यारे छात्रों, तो जितना भी वह ज़रूरत का सामान लेकर चले थे वह जितना लेकर चल सकते थे वह लेकर चले थे वह लोग। फिर क्या है, सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनके पास से जितने खाद्य सामग्री थी उनकी वह ख़त्म होने लगी। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जब उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ से निकले थे वह लोग, उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी खाद्य सामग्री जो थी वह ख़त्म हो गई। दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्राम, वह रास्ते के अगल बगल गिरने लगे। दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, कहने का यह मतलब है कि वह लोग सड़क के, जब उनकी खाद्य सामग्री जब ख़त्म हो गई तो वह लोग, उनके अंदर कमजोरी आ गई, भूख के कारण कमजोरी आ गई, तो वह लोग सड़क के इधर उधर जहाँ ही गिरते और मर जाते। वेयर दे फेल, जहाँ गिरते वहीं पर वह ख़त्म हो जाते, वह मर जाते। ठीक है, तो यही सब है इसमें। फिर उसके बाद क्या कहा गया, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो वहाँ पर बच्चे जो उनको चारों तरफ से घेर लिए थे, वह बच्चे जो थे इन्हीं रिफ्यूजी के पुत्र या पुत्रियाँ, मतलब बेटे या बेटियाँ थीं। रिफ्यूजीज इन्हीं शरणार्थियों के बेटे या बेटियाँ थीं। दे आर देयर पेरेंट्स, वे या उनके पेरेंट्स मतलब माता पिता या गार्जियन, आर रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड इकट्ठे हुए थे, इन द सिटीज़ शहरों में इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे, सेटिंग अप स्टॉल्स और स्टॉल्स लगा रहे थे। सेटिंग अप मतलब लगाना, स्टॉल्स मतलब होता है जैसे आप लोग देखते नहीं हैं कि सड़क के बगल बगल लोग स्टॉल लगा करके कुछ बेचते हैं अपना सामान वामान, तो सेटिंग अप स्टॉल्स मतलब अपना स्टॉल लगा रहे थे, वही कहने का मतलब है। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और बना रहे थे, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना या पैक करना, तो वह लोग पैक करते थे या बनाते थे सिंपल आर्टिकल्स। सिंपल मतलब साधारण, आर्टिकल मतलब वस्तु होता है। आर्टिकल दो होते हैं, आर्टिकल मतलब वस्तु भी होता है और आर्टिकल मतलब वो भी होता है जो आप ए एन द जानते हैं। तो यहाँ आर्टिकल कहने का मतलब है वस्तु, और साधारण वस्तुएँ भी बनाते थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और मार्केट में अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले ही ढका हुआ था। ओवर क्राउडेड, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही ढका हुआ था। मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले ही भीड़ के कारण या भीड़ से ढका हुआ था, या भीड़ जहाँ पर पहले से ही भीड़ थी। दे लिव्ड इन, वह रहते थे। क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स, वह क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स मतलब वह कपड़ों और घास की छाया में रहते थे, मतलब छप्पर डाल करके इधर उधर लोग रहा करते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, मतलब वे लोग लाइन से अपना छप्पर बनाए थे, इधर उधर जो लाइन से बनाए थे स्ट्रीट्स, वह गली बन गई थी, उनके बीच में एक गली भी बन गई थी। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, और पीजेंट मतलब कृषक व्यक्ति या गांव के लोग, उनमें जो शरणार्थी थे उनमें से किसान थे, गांव के लोग थे। हैड रिफ्यूजीज हैड बीन एकस्टम्ड, जो कि आदी हो गए थे। टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जो कि एकस्टम्ड का मतलब होता है आदी हो गए थे, आदि हो जाना। तो एकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, मतलब वह रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए
आदी हो गए थे एनुअल इनकम, फॉर द एनुअल इनकम मतलब वार्षिक आय के लिए, ऑफ एन एग्रीकल्चरल मतलब कृषक परिवार के लिए आदी हो गए थे। कल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड जो बढ़ नहीं रही थी, ऑन एन एवरेज जो एक एवरेज कहने का मतलब होता है औसतन, जो कि औसतन बढ़ नहीं रही थी। $100 जो कि $100 से ज़्यादा नहीं हो रही थी, जिनकी वार्षिक आय $100 से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एवरेज मतलब औसतन, अनस्किल्ड मतलब अशिक्षित या अकुशल, लेबरर मतलब मेहनती व्यक्ति, लेबरर का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति। मेक्स 30 सेंट्स जो कि वह मेक्स 30 सेंट्स अ डे लेस दैन $2 अ वीक, जो कि वह लोग जो है वह 30 सेंट ही एक दिन में कमा पाते थे, आर लेस दैन $2 अ वीक, और जो कि हफ्ते भर में $2 से भी कम हुआ करता था। देयर इज़ 1 मील अ डे जिससे कि उनके एक दिन का खाने का ही निकल पाता था। देयर इज़ 1 मील अ डे, देयर इज़ 1 मील अ डे मतलब उनके एक दिन का खाना जो था वह था एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, अ बाउल ऑफ मतलब एक कटोरी या एक कटोरा दाल विथ मिल्क और दूध। उनका जो एक दिन का खाना था वह एक प्याज थी, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा था और थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा दूध, बस यही हो पाता था। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद उन बकरी का, और शायद क्या होता था उनके साथ बकरी का, और क्या होता था अ बिट ऑफ गोट चीज़ पर है, और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर उनको मिल जाता था या दही उनको मिल जाती थी। नो टी, नो चाय, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो वीट्स, नो मीट, कहने का मतलब बस इतना ही हो पाता था। ना तो उनको चाय मिलती थी, ना कॉफ़ी मिलती थी, ना फैट मतलब वसा उनको मिल पाता था, नो स्वीट्स ना उनको मिठाइयाँ मिल पाती थी, नो मीट और ना ही उनको मांस के टुकड़े या गोश्त मिल पाते थे। $100 $100 जो थे अ ईयर इन इज नॉट $2 अ वीक मतलब उनको साल भर में सिर्फ $100 ही मिल पाते थे। इज अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक मतलब कि हफ्ते भर में $2 से भी कम होता था, तो जाके क्योंकि हफ्ते भर में 52 सप्ताह साल भर में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 अगर एक हफ्ते में $2 के हिसाब से जोड़ा जाए तो 52 दूना 104, एक साल में 104 डॉलर होते हैं। लेकिन चूँकि उनको एक हफ्ते में $2 से कम ही मिल पाते थे, तो वही कहने का मतलब है कि उनका साल भर में $100 से कम ही $100 ही इनकम हो पाता था। एट इवन फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट वह थोड़ी मात्रा में जो वह कमाते थे, इज हार्ड टू अर्न वही कमाना उनके लिए कठिन था। बाई सेलिंग बास्केट्स टोकरी बेच करके, टू पीपल टू पुअर टू बाय देम क्योंकि वहाँ के व्यक्ति जो थे, वहाँ के लोग जो थे वह उन टोकरी को भी खरीदने में असमर्थ गरीब थे बहुत, चूँकि जब सभी शरणार्थी ही थे वहाँ पर बंटवारा चल रहा था, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास पैसा तो था नहीं, तो लोगों को वह टोकरी भी खरीदना उस टाइम में बहुत महंगा लगने लगा था, जबकि इतने सस्ती थी टोकरियाँ तब भी उन लोगों को महंगा लगने लगा था। ठीक है, कहने का मतलब यही है। दैट नो डाउट इज़ द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, यही रीजन था मतलब कि जो इतना गरीबी थी कि लोग टोकरी भी खरीद नहीं पा रहे थे वहाँ के लोग, तो यही रीजन था। दैट नो डाउट तो कोई संशय नहीं है, इज़ द रीजन इस कारण का, दीज लिटिल चिल्ड्रेन इस कारण का कोई और इसमें कोई संशय नहीं है कि क्यों उनके ऊपर सारे जो बच्चे थे वह उनको घेर लिए थे, कूद पड़े थे उनके ऊपर। लोकस्ट उनको टिड्डी के दलों की तरह जो चारों तरफ से बच्चे घेर लिए थे, उसका कोई और कारण नहीं था, बस यही था कि लोग वहाँ पर इतने गरीब थे कि उनकी टोकरियाँ खरीद नहीं पा रहे थे। और उनको जब देखे बच्चे लोकस्ट
आई एन अमेरिकन, उनको जब बच्चे देखे वहाँ के रिफ्यूजी के बच्चों जो थे, जब उनको देखे कि वह एक अमेरिकन थे, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट द दे हैड सीन, उनको उनके अंदर एक अच्छा खरीदार व्यक्ति दिखा, इसीलिए बच्चों ने उनको घेर लिया। प्रॉमिसिंग, उनके अंदर प्रॉमिसिंग मतलब उनको देखकर ऐसा लगा बच्चों को कि यह ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, मार्केट, अच्छी मार्केट की प्रॉमिस कर रहे थे उनको, मतलब उनके पहराव या हाव भाव से बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ, यह पैसा वाला व्यक्ति है, यह ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदेगा, इसीलिए बच्चे उनको चारों तरफ से घेर लिए। उनके कहने का मतलब यही है। फिर क्या है, आगे कहा गया है, आई बाट वन टीनी बास्केट, उन्होंने एक छोटी सी बास्केट, छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर अ फ्यू अनाज, मतलब थोड़े पैसों में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। आना मतलब होता है पैसा, थोड़े पैसों में उन्होंने छोटी सी एक टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे थोड़ा और अधिक पैसे में एक दूसरी फल रखने के लिए टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, और 1 रुपये के लिए उन्होंने 1 रुपये में एक रद्दी पेपर रखने के लिए और टोकरी खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी, जो कि एक सुंदर सीविंग मतलब बनी हुई थी, सिली हुई थी, बास्केट फॉर अ रूपी, 1 रुपये में अच्छी बास्केट मिली थी, 1 रुपये में उनको अच्छी टोकरी मिली थी। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आर 2 अ पीस, अ फ्यू मतलब थोड़े, फैंस मतलब पंखे, जो हाथों से बने हुए थे पंखे उनके, वह भी उन्होंने लिए थे। अ फ्यू फैंस फॉर एन अन्ना, मतलब एक अन्न या 1 पैसे में उन्होंने पंखे भी खरीदे थे। आर 2 अ पीस, आर 2 अ पीस मतलब 1 या 2 पैसे में उन्होंने पंखा भी खरीदा था। माई आर्म्स वर फिल्ड, उनकी जो भुजाएं थी वह भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मतलब उनकी मतलब जो हाथ था, उनकी भुजाएं थी वह भर गई थी, इतना सामान वो खरीद लिए थे कि उनकी भुजाएं पूरी तरह से भर गई थी। और कह रहे हैं कि एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मतलब वह 50 पैसा भी नहीं खर्चा किए थे, फिर भी इतना सामान खरीद चुके थे। सोचो इतना सस्ता था उस टाइम सब कुछ कि वह 50 पैसा भी नहीं खर्चा हुआ उनका, और उन सामान से वह पूरी तरह से उनका हाथ भर चुका था। उनके कहने का मतलब यही है। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, और जब यह सब खरीद लिए तो चिल्ड्रेन उनके पास से चले गए, गुजर गए। शाउटिंग देयर वेयर्स, मतलब अपने सामान लेकर के चले गए उनके पास से चिल्लाते हुए। आई वॉज प्रिजनर, यह सब देख करके, इतना सामान उनके पास हो गया था, यह सब ले करके वह कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, इतना सामान उनके पास था कि वह प्रिजनर मतलब कैदी की तरह हो गए थे, अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वह कैदी हो गए हों, क्योंकि कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से ढक गए थे सामान से। अनेबल टू मूव, और इधर उधर हिलने में भी वह उनको दिक्कत होने लगी थी, परेशानी होने लगी थी, यह ऐसा लग रहा था, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था जैसे वह कैदी हो गए हों। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, मतलब सबसे अधिक परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, वेंडर मतलब विक्रेता, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ, उसके आगे वो क्या कह रहे हैं कि द मोस्ट डिलीजेंट, जो उन्हें फिर दिखी, जब सारे बच्चे चले गए तो उनके सामने एक सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव आक्रामक, वेंडर विक्रेता जो उनको दिखी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी, ऑफ 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ, ठीक उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ में ठीक उनके सामने उनको दिखी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल मतलब हाथ से पकड़ने के साथ, पकड़ने वाली एक टोकरी थी उस लड़की के पास। एंड सी वांटेड अ रूपी एंड हाफ फॉर इट, वह इसके लिए 1 रुपये एंड हाफ फॉर इट, 1 रुपये और आधे मतलब 1.5 रुपये इसके लिए वह चाहती थी, मतलब यह इसकी डिमांड जो वह की, मांग की, वह 1.5 रुपये इस टोकरी के लिए उसने मांगा। फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स, या 30 सेंट उन्होंने, 1.5 रुपये या 30 सेंट उन्होंने मांगा। 1.5 रुपये कहने का मतलब आर अबाउट 30 सेंट मतलब लगभग 30 सेंट। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर
और वह खरीदने के लिए प्रार्थना कर रही थी उनसे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और उनकी उस लड़की की आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, मतलब उसकी प्रार्थना जो थी, वह जो कह रही थी खरीदने के लिए, उसकी गरुड़ आवाज़ जो थी, एंड बेग्ड इन टोन्स, उसकी आवाज़ जो थी, उसकी वाणी ऐसी थी, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, मतलब वह किसी के भी हृदय को मरोड़ दे, मतलब किसी के भी हृदय को मरोड़ दे, किसी के भी हृदय में जगह बना ले। कहने का मतलब यह है। फिर क्या है, रिंग का मतलब होता है मोड़ना, हार्ट मतलब होता है हृदय, बेग्ड का मतलब होता है मांगना, प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना करना या आग्रह करना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे क्या है, माई आर्म्स वर फुल, उनकी भुजाएं जो थी वह भर गई थी। आई हैड नो रूम, उनके पास, आई हैड नो रूम कहने का मतलब उनके पास थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और उन्हें अब कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। फार अनदर बास्केट, किसी और टोकरी के लिए उनको ज़रूरत नहीं थी और ना उनके पास जगह ही थी। बैलेंसिंग माई पॉकेट्स, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, लेकिन जब वह लड़की उस लड़की को देखे, प्यारी सी छोटी सी लड़की को देखे, तो वह अपने बाएं हाथ में अपनी टोकरी और अपने फ़ैन को बैलेंस करने लगे, मतलब उस बाएं हाथ में पकड़ने लगे। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और उनका हाथ जो है, जो अपने लेफ़्ट हाथ में पकड़ा दिए, तो राइट वाले हाथ से वह अपने राइट कोट पॉकेट, मतलब अपने दाहिने हाथ से अपनी कोट के जेब में हाथ डाले। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर, उन चेंज मतलब होता है चिल्लर, सिक्के, उनको एक मुट्ठी सिक्के मिले। परहैप्स 15 सेंट्स, जो कि शायद 15 सेंट ही थे। इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड, जो वह रखे थे वह शायद 15 सेंट ही थे। इन द बास्केट, हाँ, और वह मतलब अपनी जेब में डाले, कोट की जेब में हाथ डाले और एक मुट्ठी सिक्के निकाले और उस लड़की के टोकरी में डाल दिए, जो कि शायद 15 सेंट ही थे। दैट द यंग गर्ल, उस लड़की की टोकरी में डाल दिए। हेल्ड इम्प्लोरिंगली, रख दिए। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, और वह जो छोटी लड़की थी वह इम्प्लोरिंगली कहने का मतलब क्या है, प्रार्थना से या विनय सहित। लेकिन जो लड़की थी वह बिफोर मी, वह लड़की जो थी उस पैसे को उनके सामने विनम्रतापूर्वक रख दी, उनको मतलब वापस कर दी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, और वह उसको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, या एक्सप्लेन या यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अब कुछ नहीं, या अब उसकी टोकरी नहीं खरीद सकते हैं। फिर उसके आगे क्या है, बट एक्सटेंडेड कहने का मतलब क्या होता है, विस्तारित या बढ़ाया हुआ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, ग्रेट्युटी कहने का मतलब उन्होंने उस लड़की को, उनके कहने का यह मतलब है कि वह उस लड़की से बताना चाहते थे कि वह अब कुछ खरीद नहीं सकते, वह उसकी बास्केट नहीं खरीद सकते, लेकिन जो 15 पैसे उन्होंने उसकी टोकरी में डाले थे वह उपहार स्वरूप उनको दिए थे। इसके अलावा और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, यही वह उस लड़की से बताना चाहते थे। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन उन्होंने एहसास किया, एट वंस, एक बार उनको ऐसा लगा या एहसास किया कि व्हाट ऑफेंस, कि वह क्या कर रहे हैं, वह कैसा अपराध कर रहे हैं। आई हैड गिवन, मैंने उसको दे दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, मतलब वह उस 9 साल की लड़की को दे दिया। ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। एंड ऑन द एड्ज ऑफ स्टारवेशन, और ऐसा लग रहा था कि भूखमरी के किनारे पर वह लड़की थी। वह उसकी टोकरी ना खरीद करके वह 15 पैसे जो उपहार स्वरूप उसको दे रहे थे, उनको लगा कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। रेज्ड हर चिन, और अपने हाथ को अपने ठुड्डी से ऐसे धक्का दिए। रेज्ड हर चिन, और अपने ठुड्डी को ऐसे
सॉरी उस लड़की की ठुड्डी को ऐसे उठाए, रेज्ड हर चिन, उसकी ठुड्डी को उठाए, रीच्ड बैक टू मी, तो वह लड़की अपनी ठुड्डी को उठाई, बैक टू मी, और उनको वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तो उनको ऐसा लगा कि अब वह सिर्फ ऐसा कर सकते थे। आई बार द बास्केट, की वह उसकी टोकरी को खरीद लें। सी विप्ड हर आइज, जो कि जब वह उसकी टोकरी को खरीद लिए तो उसने अपनी आँख को पोंछा। स्माइल्ड एंड डैश्ड, हंसी, और डैश्ड मतलब कूदते फांदे, डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और कूदते फांदते प्लेटफॉर्म से चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, जो कि घास और कपड़े से बनी झुग्गियाँ थीं उसमें वह चली गई। हट झोपड़ियाँ थी उसमें वह चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट, जो कि 30 सेंट दैट नाइट, जो कि उसके पास उस रात्रि लगभग या कम से कम 30 सेंट थे। ठीक है, फिर क्या है, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, तो जब यही सब घटनाएं विलियम सी डगलस जी जब भारत यात्रा पर आए थे तो यही सब घटनाएं उनके साथ घटित हुई, यही सब वह देखे थे। फिर क्या है, क्या कह रहे हैं विलियम सी डगलस जी की, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, यह कहानी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई। आई टोल्ड हिम, उन्होंने बताई। इट वाज वन रीजन, यह और कहा कि इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि सिर्फ यह एक कारण है जिससे वह इंडिया से प्यार करने लगे, भारत से प्यार करने लगे। द पीपल आई सा इन इंडिया, वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति या लोग जिनको उन्होंने इंडिया में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वह गांव हो या हाई ऑफिस मतलब उच्च स्तरीय ऑफिस या विभागीय उच्च स्तर के विभाग हों, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस, सबके पास घमंड है या अधिकार से या सर ऊंचा करके, हैड एंड लिवली सेंस, और सर ऊंचा करके जीवन व्यतीत करने का, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, डिसेंसी कहने का मतलब क्या होता है आपका, शालीनता, और जीवन को यापन करने की सर ऊंचा करके जीवन को यापन करने की शालीनता।